सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला है उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्य के बारे में और फैसला ये है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस पूरी पिक्चर में आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरी करा देगा। इस कोर्स की खास विशेषताओं में ये शामिल है कि इसको करने के बाद आप अगर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इससे संबंधित जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का जो बैच है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें आपको समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आपको जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लाइव चैट के दौरान कोई भी प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका संशय निवारण होगा और साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे ताकि आपका अपना मूल्यांकन भी होता रहे। कंप्लीट पैकेज है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है। साथ ही दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, तो अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। इको सेंसिटिव जोन को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक राष्ट्रीय कार्य योजना है जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002-2016 के नाम से। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई भी राज्य सरकार प्रोटेक्टेड एरिया, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में है, उसके बाहर के 10 किलोमीटर के हिस्से में पड़ने वाली किसी भी भूमि को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकता है। केंद्र सरकार इस 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने वाली भूमि को भी प्रोटेक्टेड इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकता है अगर वो ऐसा समझे तो, पारिस्थितिकी रूप से किसी भी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, चाहे वो नेशनल पार्क का हो चाहे वो वन्यजीव अभ्यारण्य का हो, उसका जो सबसे अंदरूनी एरिया होता है जिसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा सघन होती है, पौध विविधता होती है, वन्य जीवों की विविधता होती है, उसको हम कोर एरिया या क्रिटिकल हैबिटेट जोन के नाम से जानते हैं। इसके चारों ओर के क्षेत्र को बफर जोन के नाम से जानते हैं। कई बार इससे बाहर का जो एरिया होता है यहां पर भी पारिस्थितिकी रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र पड़ते हैं जो इसके संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर आप मानवीय गतिविधियों को अनुमति प्रदान कर देंगे तो आप जानते हैं कि बफर जोन में भी क्रिटिकल हैबिटेट जोन में पड़ने वाले वन्य जीवों का जो आवागमन है वो लगातार होता रहता है। तो बफर जोन इंपैक्ट होगा तो वन्यजीव इंपैक्ट होंगे, यानी क्रिटिकल हैबिटेट जोन भी इंपैक्ट होगा। साथ ही जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है इसी के आसपास दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया भी कई बार होता है और यहाँ पर वन्य जीवों का आवागमन गलियारों के माध्यम से, कॉरिडोर के माध्यम से होता है और ये जीन पूलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन्य जीवों की आनुवंशिक विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया को भी प्रोटेक्टेड करने की आवश्यकता होती है, प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सरकार को यह अनुमति प्रदान की जाती है कि यहां पर स्थित किसी भी प्राकृतिक संवेदनशील क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बना करके वहां कई गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाती है ताकि इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके, जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके और यहाँ पर इको टूरिज्म के माध्यम से आम जनता में, छात्रों में जागरूकता भी वन्यजीव संरक्षण के प्रति बढ़ाई जा सके। यही इसका उद्देश्य होता है। किस तरह की चीजों को यहाँ पर अनुमति नहीं होती है, जैसे यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं होती है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और फैलाने वाली जितनी गतिविधियां होती हैं उनको अनुमति नहीं होती है। ऐसे उद्योगों को अनुमति प्रदान यहाँ पर नहीं की जाती है। कॉमर्शियल खनन को यहाँ पर अनुमति नहीं होती है। कई गतिविधियां यहाँ पर रेगुलेटेड होती हैं, विनियमित होती हैं, जैसे रिजोर्ट्स और रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई गतिविधियां रेगुलेटेड होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनके भी सीमित उपयोग को, समुचित उपयोग को ही बढ़ावा दिया जाता है, वो भी रेगुलेटेड होती है।
कई गतिविधियों को अनुमति होती है, जैसे नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पर अनुमति होती है, जो प्राकृतिक खेती और यहाँ पर सामान्य तौर से परंपरागत खेती या बागवानी की जाती है, प्राकृतिक खेती की जाती है, बागवानी की जाती है, उसको भी अनुमति प्रदान की जाती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अनुमति होती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को खड़े करने की अनुमति होती है, यानी ऐसी चीजों को अनुमति होती है जिनका प्राकृतिक जो संसाधन है उन पर किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये होता है इको सेंसिटिव जोन। इसका महत्व आप समझ गए होंगे। मानवीय गतिविधियों को यहाँ पर अनुमति न देने से क्या होता है, प्राकृतिक संरक्षण, उनका हस्तक्षेप कम हो जाता है, मानव वन्यजीव संघर्ष कम हो जाते हैं। साथ ही आप इस क्षेत्र की जैव विविधता को भी बनाए रखने में, क्योंकि आप क्या करते हैं कि एक ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम करता है, ये जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इनको बनाने से बफर जोन और क्रिटिकल हैबिटेट जोन पर जो दबाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक एरिया में ही वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, यानी इन सीटू संरक्षण बोलते हैं इसको, इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। आपको उसी क्षेत्र में आप वन्य जीवों को संरक्षण बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। किसको वन्य जीव अब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। ये गोंडा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अयोध्या से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी आपको बताया गया था कि इस तरह के इको सेंसिटिव जोन किसी प्रोटेक्टेड एरिया के पास होते हैं। तो ये किस प्रोटेक्टेड एरिया के पास है? निश्चित रूप से किसी न किसी प्रोटेक्टेड एरिया के पास होगा। तो इसके पास है टीकरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। टीकरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, टीकरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी की जो दूरी है वो मात्र 1 किलोमीटर की है। इसका जो एरिया है वो कितना है? लगभग 12,000 हेक्टेयर का इसका एरिया है, और इसका एरिया है लगभग 1084 हेक्टेयर का। ठीक है, पार्वती और अर्गा क्या है? दो झीलें हैं जो कि रेन फेड हैं, वर्षा जल से ये सिंचित होती हैं, और इनकी कई स्थानों पर गहराई जो है वो 20 मीटर तक आपको मिलेगी। इन दोनों झीलों की जो दूरी है एक दूसरे से वो 1.5 किलोमीटर की है। ठीक है, ये गैंगेटिक प्लेन में पड़ती है। आप जानते हैं जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसी जलवायु क्षेत्र में पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मानसून के समय में जुलाई से सितंबर के दौरान लगभग 170 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मई जून में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिसंबर जनवरी में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। अगर जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पर लगभग 136 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे और आपके शैवाल, फफूंद जैसी प्रजातियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 153 लगभग पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षी भी होते हैं और स्थानीय पक्षी भी होते हैं। जैसे प्रवासी पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बार हेडेड गूस, ग्रे लेग गूस भी यहाँ आपको सामान्य तौर से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पिंटेल एक प्रजाति है जिसको हम जानते हैं पिंटेल के नाम से। तो उस तरह की प्रजातियां आपको सामान्य तौर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कॉमन कूट एक प्रजाति है प्रवासी पक्षियों की। स्थानीय पक्षी प्रजातियां भी यहाँ पर कई तरह की पाई जाती हैं, जैसे लिटिल कॉर्मोरेंट एक प्रजाति है, इसी तरह से एशियन ओपन बिल करके एक प्रजाति है, डार्टर करके एक प्रजाति है। तो इस तरह की पक्षियों की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। इस तरह की जैव विविधता से ये समृद्ध क्षेत्र है, और अब इसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसको कई तरह के खतरों से संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, और इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। छात्रों और आम जनता जागरूक भी होगी प्राकृतिक संसाधनों और पक्षी प्रजातियों के प्रति। इसके लिए एक प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा किस अधिनियम के अंतर्गत आती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।